कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। उफ, माथे पर हाथ मारते कामिनी जी बोली, पग फेरा एक रस्म होती है जिसमें पति शादी के बाद पहली बार पत्नी को साथ लेकर अपने ससुराल जाता है, समझे। वैसे भी कल संडे इवनिंग के रिसेप्शन के लिए हमने उन्हें इनवाइट भी तो करना है ना, प्रशांत बोला। जीजू बहुत कम बोलते हैं ना, और एकदम सपाट भी। मीनू ने किचन में आकर अपनी दोनों बहनें जो खाना पकाने में व्यस्त थी से कहा, आपके साथ भी बात की या नहीं। मीनू ने नीलू से नटखट अंदाज में पूछा। चल ज्यादा सानी मत बन, टेबल लगा चलकर, आंटी और बाकी सब भी आते ही होंगे, रेखा ने नकली डपटते हुए कहा। सब लोग तेरी तरह बक बक थोड़ी करते रहते हैं, नीलू मुस्कुराती रही। और बहन जी, आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। नीलू चली गई है तो यहाँ तो उदासी सी छा गई है। मीनू को आदत नहीं नीलू के बिना रहने की, तो बहुत मिस कर रही थी। दीपेंद्र जी बोले, जी लेकिन नीलू बिटिया के हमारे घर आने से घर खुशियों से भर गया है। और मीनू बेटा, वो घर भी तुम्हारा है, जब मन उदास हो आ जाया करो, कामिनी जी ने प्यार से कहा। जरूर आंटी जी, लेकिन मेरा कॉलेज रहता है ना, तो वक्त नहीं मिलता। अच्छा बेटा, तुम क्या पढ़ रहे हो, दीपेंद्र जी ने प्रशांत से पूछा। जी अंकल, मैंने 12th किया है, फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था मेडिकल में। लेकिन प्रशांत ने बात बीच में छोड़ दी। अरे मैं भी तो मेडिकल में फर्स्ट ईयर में हूँ, मीनू बोल पड़ी। 12th भी काफ़ी है, ज़्यादा पढ़कर क्या करेगा, इसको कौन सी कोई नौकरी करनी है। मेरा इतना बड़ा व्यापार है तो मेरे साथ ही होता है, विक्रांत बोल पड़ा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन देखो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर ये ज़्यादा पढ़ लिख लेगा तो भी तुम्हारे व्यवसाय के लिए और बेहतरी से जुड़ेगा। और बेटा तुम क्या पढ़ रही हो, दीपेंद्र जी ने गरिमा से पूछा। कुछ नहीं, इसका तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, बस टीवी देखना, फिल्में देखना, प्रशांत ने जवाब दिया। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए स्कूल जाना छुड़वा दिया है। ये तो बहुत गलत बात है, बेटियों को तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए। खैर, अरे आप ये समोसे लीजिए ना, विदा होते हुए कामिनी जी ने कहा। आप सभी को कल रात रिसेप्शन में पहुंचना है। रेखा बेटा, आप अपने ससुराल वालों से भी जरूर कह देना आने के लिए। जी आंटी, सभी जरूर आएंगे। बहुत जच रहे हो यार, अकेले क्यों खड़े हो, अर्जुन ने रिसेप्शन में पहुंचकर विक्रांत से हाथ मिलाते हुए कहा। बस तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था, सागर भाई नहीं आए। नहीं, कुछ जरूरी काम पड़ गया था उसे। तभी पास ही सोफे पर बैठी कौशल्या और अलका के आपस में बतियाते की आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। माँ, पैसा सोना गहना से थोड़ी कोई मॉडर्न और सभ्य हो जाता है, कैसे पेड़ू लोग हैं ना। अरे इसीलिए तो अच्छा हुआ हमने ये रिश्ता ठुकरा दिया, वरना क्या हाल होता मेरी फूल सी बच्ची का इन जाहिल गवारों के बीच। अर्जुन उनकी बातों से एकदम भड़क उठा। क्या समझते हैं ये लोग खुद को, अभी बताता हूँ हम जाहिल कैसे होते हैं। लेकिन विक्रांत ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और स्टेज की ओर ले गया। अरे छोड़ यार, तू मेरे साथ चल कर बैठ। थोड़ी देर में नीलू भी आ गई, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। रेखा, बहुत हो गए अब चोंचले तुम्हारे पापा के घर जाने के, अब तुम अपना ध्यान घर में लगाओ। तुम्हारी ननद की शादी पास है, काम सारे खत्म करके तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए निकलना है। और तुम आकाश 10-20 हजार दे दो, आज तो थोड़ी ही शॉपिंग करनी है, कौशल्या ने कहा। अरे माँ, इतने में क्या शॉपिंग होगी भला, अलका तुनक कर बोली। हाँ हाँ, 1.5-2 लाख की शॉपिंग बाकी है, बाकी कल तक तेरा भाई ले आएगा, कौशल्या ने अलका से कहा। तू जा, तैयार हो जाकर। माँ, कितनी शॉपिंग करनी है आपने, एक हफ्ते से रोज हजारों खर्च हो रहे हैं, मेरी जेब में तो बस 15 हजार है, ये रखो, बाकी सैलरी आने पर और ला दूंगा।
अपनी साली पर खर्च करने के लिए तो बड़ा पैसा था, क्या ज़रूरत पड़ी थी उसको सोने की अंगूठी तोहफे में देने की। अपनी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं है, कौशल्या चिढ़कर बोली। रेखा, तुम पहले ही इतनी थकी हुई हो, उस पर आराम की बजाय काम में लगी हो। शॉपिंग के लिए आज ही जाना जरूरी है। आकाश ने रेखा को लगातार काम में लगे देखा तो पूछ लिया। अब आप तो मम्मी जी को जानते ही हैं, क्या कह सकती हूँ मैं। अरे बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। पूरा दिन घर के काम, घर को सजाने संवारने और मेरी तीमारदारी में लगी रहती हो। कामिनी जी ने बड़े प्यार से नीलू से कहा। मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है मम्मी जी। बस हो ही गया है सारा काम, सिर्फ पर्दे बदलने हैं। ईश्वर तुझे सदैव खुश रखे बेटा। अच्छा, दुकान पर टिफ़िन भिजवा दिया? हाँ जी, वो चाचा आए थे टिफ़िन लेने। अम्मा यार, अपने विक्रांत के चेहरे का नूर तो देखो, जब से भाभी आई है हम यारों का तो पत्ता ही कट गया है, दिखाई ही नहीं देता। सागर ने आंख मारते हुए अर्जुन से कहा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, कोई भी मेरे दोस्तों की जगह नहीं ले सकता। वो तो बस ऐसे ही, काफ़ी व्यस्तता चल रही थी। ये लीजिए खाना। चाचा ने टिफ़िन लाकर विक्रांत के सामने रख दिया। अरे यार, बड़ी गजब की खुशबू आ रही है टिफ़िन से, जल्दी खोल, बड़ी भूख लगी है। सागर ने कहते हुए टिफ़िन खोलना शुरू कर दिया। प्रशांत बेटा, आप भी जाकर खाना खा लो, चाचा ने कहा। प्रशांत विक्रांत भाई और उनके दोस्तों को खाना निकालते देख रहा था। बोला, उनके दोस्त मेरे लिए कुछ छोड़ेंगे तो खाऊंगा ना, रहने दो, कहकर वो अपने काम में लग गया। वाह वाह, क्या लजीज खाना है। भाभी देखने में जितनी खूबसूरत है, खाना भी उतना ही बढ़िया बनाती है। आजा भाई, तू भी खा ले। प्रशांत को सरसरी सी आवाज़ लगाकर सागर और अर्जुन विक्रांत के साथ खाने पर स्वाद लेते हुए टूट पड़े। कभी हमारी भी दावत करा दे भाई, तेरी बीवी के हाथ के खाने का पूरा स्वाद अच्छी तरह हमें भी मिल जाए। अरे ज़रूर, आप लोग जब कहो, विक्रांत खुश होता हुआ बोला। वैसे एक बात याद रखना, मुझे तो एक्सपीरियंस है ना, इसीलिए तुझे आगाह कर रहा हूँ। तेरा भाई जवान है और तुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी, जरा नज़र रखना। आखिर तेरी बीवी भी जवान और खूबसूरत है, समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। आग और तेल के साथ आसपास होने से आग ज़्यादा भड़कती है, सागर बोला। विक्रांत के दिमाग में शक का कीड़ा डालने में सागर कामयाब हो गया था। विक्रांत प्रशांत को देख रहा था, जो अपने काम में व्यस्त था। काफ़ी सुंदर है। पूरे बेड पर सोने के सेट, सोने के गहनों के बॉक्स, नए खरीदे कपड़े इत्यादि, जो कौशल्या और अलका दीनदयाल जी को दिखा रही थी। शादी की तैयारी में की गई खरीदारी वगैरह पर चर्चा करते हुए देखकर वो बोले। माँ, शिवम कह रहे थे उनके रिश्तेदारों के घर जो भी शादियाँ हुई हैं, उनमें लड़की वालों ने दूल्हे की माँ और बहन को कपड़ों के साथ साथ गोल्ड भी दिया है। बस बहुत हो गया, इन लोगों का लालच तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं अब और कोई खर्च नहीं कर सकता, दीनदयाल जी तुनक कर बोले। लेकिन माँ, सिर्फ कपड़े देते हुए तो अच्छे नहीं लगेंगे ना। हाँ ठीक है, जहाँ इतना खर्च कर रहे हैं इस टुच्ची सी बात के लिए, किए किराए पर मिट्टी तो नहीं डाल सकते ना। क्यों जी, सोचो ना आप भी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हम इन सारी तैयारियों में ही कितना खर्च कर चुके हैं। अब तो ना मेरे पास कुछ बचा है, ना आकाश ही कुछ कर पाएगा। सोचना अब तुम्हें चाहिए। उनकी तो लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही। ओहो, तो हमारी बस एक ही तो बेटी है, क्या हो गया अगर हमने इस पर दिल खोलकर खर्च कर दिया। आपके बेटों की शादी में हमें कुछ मिला नहीं, क्योंकि आपको ही इस फक्कड़ जगह पर रिश्ता जोड़ना था ना। पता नहीं क्या जादू कर दिया था बाप बेटों पर
कि शादी करनी है तो यहीं और दहेज नहीं लेना है। वैसे तो उनके पास था ही क्या जो देते। जितनी संस्कारी बहू तुझे मिली है ना, उसके बदले में लाखों का दहेज भी शून्य है। लेकिन तुझे कुछ समझ नहीं आ सकता। इतना कहकर दीनदयाल जी वहाँ से उठकर अंदर चले गए। खाने के बाद टेबल का सामान उठाकर किचन में रखते हुए प्रशांत से नीलू ने पूछ लिया, और तुम्हें आज टिफिन का खाना पसंद आया? जी, अगर मैं खाता तो बताता। मैंने तो खाया ही नहीं, तो कैसे बता सकता हूँ। अरे क्यों, तुमने क्यों नहीं खाया? मैंने तो तुम्हारा भी खाना रखा था और चाचा को भी बताया था। नीलू ने हैरान होकर पूछा। भाभी, चाचा ने कहा था, लेकिन भाई के चटोरे दोस्त कहाँ कुछ छोड़ते जो मुझे मिलता। लेकिन ये तो गलत है ना। तुम्हारे भैया ने भी नहीं कहा तुमसे खाने के लिए, या दोस्तों को मना कर सकते थे ना। नीलू को बहुत बुरा लग रहा था। भाभी, कुछ नहीं हो सकता है। इनके दोस्त इनको किस तरह लूट रहे हैं, इनकी सादगी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन भाई कुछ समझने को तैयार नहीं। अपने दोस्तों के खिलाफ तो एक लफ्ज नहीं सुनते। आप बुरा मत मानिए, हमें तो आदत पड़ चुकी है इन सब की। ये लीजिए आपके लिए दूध। विक्रांत जो सोने की तैयारी कर रहा था को दूध का गिलास थमाते हुए नीलू बोली, आज दोपहर का खाना कैसा लगा? अच्छा था। मैंने तो टिफिन में प्रशांत के लिए भी खाना रखा था। आपने उसको खिलाया नहीं? अच्छा, तो उस प्रशांत के बच्चे ने तुमसे शिकायत की है? विक्रांत उखड़कर बोला। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा था तो पता चला उसने तो खाना नहीं खाया ही नहीं। आइंदा से आप सब जब खाने बैठो उसको भी साथ लिया करो। नीलू ने नम्रतापूर्वक कहा। देखो, तुम ये मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। बीवी हो, बीवी की तरह रहो। ये ना करो, वो मत करो, ये करो, वो करो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अपनी पढ़ाई का रोब मुझ पर मत झाड़ो। उस दिन तुम्हारा बाप भी पढ़ाई को लेकर मुझे लेक्चर दे रहा था। उनको क्या मतलब प्रशांत क्या पढ़ता है या गरिमा क्या करती है। खुद भी लिमिट में रहो और उनको भी बोल देना, समझी? ये आप बात बात पर तेरा बाप क्या कहते रहते हैं। उनका अब आपसे भी कोई रिश्ता है। आप उन्हें पापा नहीं कह सकते तो ना सही, लेकिन वो आपसे उम्र में बड़ी है। इतना तो लिहाज रखा करे। नीलू को भी विक्रांत का लहजा अच्छा नहीं लगा था। अपने काम से काम रखो, ज़्यादा समझदारी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, विक्रांत ने गुस्से से कहा और मुंह मोड़कर सो गया। प्रशांत को अपनी शर्ट इस्त्री करते देख नीलू वहाँ आ गई और प्रशांत से बोली, अरे तुम खुद क्यों कर रहे हो? मुझसे कह देते, मैं कर देती। अरे भाभी, मुझे तो इस सब की आदत है, आप कहाँ परेशान होगी। आप तो बस भाई साहब को संभालो, जाने कब स्टेशन उनका बिगड़ जाए। प्रशांत प्रेस चलाते हुए हंसकर बोला, अच्छा, और अपने छोटे भाई का कोई ख्याल न रखूं? नकली डपटते मुस्कुराते हुए नीलू बोली, चलो हटो, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं शर्ट प्रेस कर देती हूँ। और नीलू प्रशांत के मना करने पर भी जबरदस्ती शर्ट प्रेस करने लगी। अरे अभी तक गए नहीं तुम? प्रशांत को नाश्ता करते हुए देखकर तैयार होकर नीचे आए विक्रांत ने गुस्से में कहा। प्रशांत नाश्ता छोड़कर जाने लगा तो नीलू ने रोक लिया। ये क्या बात हुई? सारा दिन काम कैसे करोगे अगर पेट खाली रहेगा? चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। और वैसे भी आप भी तो तैयार है ना? दोनों को एक ही जगह तो जाना है, तो वो क्यों इतनी दूर तक साइकिल पर जाए? आप अपनी बाइक पर उसको साथ ले जाया करें। दोनों भाई निकलने लगे तो नीलू ने प्रशांत से कहा, तुम्हारा खाना भी टिफिन में साथ भेजूंगी, भाई के साथ खा लेना। प्रशांत आज भाई के साथ बाइक पर बैठकर दुकान जाने के नाम से ही बहुत खुश था। आ जाओ प्रशांत, खाना खा लो। विक्रांत को आवाज लगाता देख सागर बोल पड़ा, क्या बात है? बड़ी फिक्र हो रही है आज अपने छोटे भाई की।
हाँ यार, अपनी भाभी को शिकायत करती थी कल उसने खाने की। आज खास तौर पर बताया गया है कि उसका भी खाना रखा है टिफिन में। खूब छन रही है तुम्हारी बीवी और इसकी। और क्यों ना हो, आखिर जवान आदमी है। और तुम्हारी बीवी है ही इतनी खूबसूरत कि सागर ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। विक्रांत सुबह उठकर नीचे आया तो किचन से हंसने की आवाज़ें सुनकर किचन की ओर गया। नीलू और प्रशांत किसी बात पर हंस रहे थे। तुझे और कोई काम नहीं है? जब देखो इसके आसपास ढोलते रहते हो। विक्रांत ने गुस्से में प्रशांत को टोका। मैंने बुलाया था, नाश्ते का सामान खत्म हो गया था तो वही लाने के लिए बोल रही थी। नीलू ने तुरंत कहा, ठीक है भाभी, मैं अभी लेकर आता हूँ, कहकर प्रशांत बाहर निकल गया। अरे चिराग, तुम इस तरफ कैसे? प्रशांत ने सामने से आ रहे अपने कॉलेज के मित्र को देखा तो मिलते हुए बोला, तेरे ही पास आ रहा था, तुझे खुशखबरी देनी थी। मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया है। वैसे यार तू भी कॉलेज नहीं छोड़ता तो आज तेरा भी 1 साल क्लियर हो जाता ना, तो मिलकर खुशी मनाते। छोड़ यार, मेरी किस्मत, मेरा यार पास हो गया, ये क्या कम खुशी की बात है। चल घर चल। नहीं, तू यही मिल गया है तो ये ले मिठाई का डब्बा। वैसे मैंने घर आना था आंटी से मिलने, लेकिन अब तो उनको बता देना। मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है मुझे। ठीक है, फिर मिलते हैं। चिराग के चले जाने के बाद भी प्रशांत गुमसुम सा वहीं खड़ा रह गया। लौटकर घर आया तो बाहरी बरामदे में बैठ गया। अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? नीलू ने प्रशांत को बैठा देखकर उसके पास जाकर पूछा। नीलू की आवाज़ सुनकर प्रशांत जल्दी से अपने आंसू छुपाकर पोंछते हुए बोला, वैसे ही बस आ ही रहा था अंदर, कहकर प्रशांत खड़ा हो गया। अच्छा, और मेरे छोटे से भाई की आंखों में ये बड़े बड़े आंसू क्या कर रहे हैं? नीलू ने प्यार से पूछा। तभी उसका ध्यान प्रशांत के हाथ में पकड़े मिठाई के डिब्बे की ओर गया। ओहो, क्या बात है, मिठाई भी साथ है। तब तो पता करना पड़ेगा ये आंसू खुशी के है या वो भाभी, मेरा कॉलेज का फ्रेंड आया था चिराग, मेरा बैचमेट था, उसका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया है ना, हो गया है ना, तो मिठाई देने आया था। प्रशांत हड़बड़ाकर मिठाई नीलू की ओर बढ़ाते हुए बोला। वैसे प्रशांत, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्या तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है? भाभी, मुझे तो पढ़ना था। मैं तो क्लास में प्रोफेसर का फेवरेट स्टूडेंट था। मुझे तो डॉक्टर बनना था, लेकिन छोड़िए ना, सबकी किस्मत में नहीं होता ना सब कुछ, प्रशांत ने उदास स्वर में कहा। मैं समझी नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहते थे, पैसों की भी ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, फिर कॉलेज जाना क्यों बंद कर दिया? नीलू ने हैरानी से पूछा। भाई नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं, उनको दुकान पर हेल्प चाहिए थी ना, बस। और उनका आदेश कौन टाल सकता है? उन्होंने तो गुड्डी का भी स्कूल जाना बंद करा दिया है कि माँ की हेल्प क्या करे। मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा। घर में सिर्फ भाई का फैसला चलता है, और वो जो एक बार बोल दे फिर उनकी बात कोई नहीं टाल सकता, माँ भी नहीं। खैर तुम ये बताओ, तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ भाभी, लेकिन कैसे पढ़ूंगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बात करूंगी तुम्हारे भाई से। सच भाभी? प्रशांत खुश होता हुआ बोला। हाँ सच। अब तुम अंदर चलो। माँ, ये मिठाई चिराग लाया था, वो पास हो गया है ना, इसीलिए। मिठाई का डिब्बा माँ को थमाकर प्रशांत तुरंत वहाँ से हट गया। मिठाई का डिब्बा सामने रखे कामिनी जी चुपचाप बैठी रह गई। क्या बात है मम्मी जी, कहाँ खोई हुई हो? नीलू घर के सारे काम निपटाकर अपने और सास के लिए चाय के कप लेकर पास आई। कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही थी अगर प्रशांत की पढ़ाई ना छूटती तो उसका भी रिजल्ट निकलता, ये मिठाई मैं बांटती। गहरी सांस छोड़ते कामिनी जी ने उदास लहजे में कहा। तो आपने रोका क्यों नहीं? प्रशांत को समझाना था ना, आप तो बड़ी है ना इस घर की। अरे बेटा, मेरी चलती कहाँ है? वैसे गलती तो मेरी ही है। छोटी उम्र में विक्रांत पर बड़ी जिम्मेदारी डालकर मैंने भी उसे ही सारे हक दे दिए, कभी अपना कोई हक रखा ही नहीं। उसने जो कहा मैं मानती गई, बस तब से उसे आदत ही पड़ गई। अब वो किसी को कुछ समझता नहीं अपने सामने। वो ठीक है मम्मी जी, लेकिन इससे आपका ओहदा तो कम नहीं होता ना। खैर आप ज़्यादा सोचे ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम खाना तो अच्छा बनाती हो,
तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मेरे दोस्त तो तारीफ करते नहीं थकते। वो लोग घर आना चाहते हैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने के लिए। विक्रांत ने खाने की तारीफ करते हुए नीलू से कहा, अच्छा, हमारी नई नई शादी हुई है, नए जोड़े को लोग दावत पर बुलाते हैं और आपके दोस्त दावत खिलाने की जगह दावत खाना खाने आना चाहते हैं। हाँ तो क्या हुआ, मेरे दोस्त मेरे जिगरी यार है, वो लोग आना चाहते हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है। मेरे दोस्तों के बारे में कभी कुछ ना कहना। नैना, मेरी ऐसी मजाल कहाँ, वो जब आना चाहे बता देना। नीलू ने माहौल को सहज बनाए रखने की ख्वाहिश में सहजता से ही कहा, अच्छा सुनो, ये आपने प्रशांत का कॉलेज जाना क्यों बंद करवा दिया। वो पढ़ना चाहता था तो उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दीजिए ना। दुकान के काम के लिए आप नौकर रख लीजिए। तुम फिर शुरू हो गई, कितनी बार कहा है तुमसे मेरी मास्टरनी बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा पति हूँ मैं, तुम मेरा ध्यान रखो। दूसरों की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे कौन, वो तो आपका भाई है, छोटा भाई। नीलू अभी ने शांत स्वर में कहा, हाँ तो मेरा भाई है ना, तुम्हारा तो नहीं ना। उसकी ज़्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। विक्रांत गुस्से में चिल्लाया, आपका भाई है इसीलिए तो कह रही हूँ, मेरा भी वो छोटे भाई समान है। हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। भाई समान है ना, भाई तो नहीं। मुझे तुमसे सलाह लेने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। तुम्हारी नज़र में तो मैं ठहरा अनपढ़ गवार, जब तुम अपनी पढ़ाई की धौंस दिखाने लगती हो, लेकिन मैं तुम्हारी धौंस में नहीं आने वाला। नीलू की आंखें भर आई। ऐसे तीखे और कड़वे बोल सुनने की उसे आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी सब सह गई और अपने काम निपटाकर चुपचाप आकर सो गई। भाभी लाओ, मैं कुछ मदद कर दूं। गरिमा ने किचन में नीलू का हाथ बटाना चाहा। हाँ कर सकती हो, ये बताओ नाश्ते में क्या खाना पसंद करोगी। भाभी आप आई हो तो मुझे और प्रशांत भैया को नाश्ता मिलने लगा है, वरना हमें तो चाय टोस्ट की ही आदत थी। माँ हमेशा सिर्फ विक्रांत भैया के लिए ही नाश्ता बनाती थी। अगर भाई के खाने के बाद कुछ बचता था तो हम दोनों को मिल जाता था, वरना तो चाय टोस्ट जिंदाबाद। इसीलिए आप जो भी हमें नाश्ता देती हैं वो हमारे लिए बेशकीमती है। गरिमा ने भी अपनी बात में नम्रता, सम्मान और प्यार भाभी पर पूरी तरह से छिड़क दिया था। लेकिन अब तो मैं हूँ ना, तुम्हारा जो भी खाने का मन करे बताना, मैं बना दिया करूँगी। और मैं तुम्हारे भैया से भी बात करूँगी तुम्हारे स्कूल जाना फिर से शुरू कराने के लिए। सच भाभी, मेरा भी बहुत मन है स्कूल जाने का, लेकिन भाई ने मना कर दिया। सब ठीक हो जाएगा, चलो जाओ टेबल लगाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। सुनो जी, बहुत दिन से पापा और मीनू से मिलने नहीं गई, तो आज चलो ना मिल आती है। विक्रांत को तैयार होने में मदद करते हुए नीलू ने कहा, देखो मुझे इस तरह बार बार ससुराल जाना पसंद नहीं, तुम्हें जाना है तो तुम हो आओ। अच्छा आप ऐसा कर दीजिए ना कि आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए, वापस मैं आ जाऊँगी। मुझे दुकान पर बहुत काम है, तुम प्रशांत के साथ चली जाना, मैं दुकान जाकर उसे भेज दूँगा। अच्छा ठीक है, फिर आप प्रशांत को थोड़ा जल्दी ही भेज देना। प्रशांत तुम घर चले जाना, अपनी भाभी को उसके पापा के घर छोड़ आना। जी भाई। और प्रशांत जल्दी जल्दी काम समेट कर चला गया। क्या विक्रांत, तेरा तो दिमाग ठीक है, तेरा दिमाग तो ठीक है, आग और घी को साथ भेज रहे हो। देखा तुमने अपने भाई के चेहरे की खुशी, भाभी के साथ जाने के लिए कैसी बेताबी में भागा है। तुम बहुत भोले हो यार, सागर ने विक्रांत से कहा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इसे छोटा भाई मानती हैं। अम्मा यार, हम तो उड़ते पक्षी के पर गिन देते हैं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समय है, संभल जाओ, वरना बाद में पछताओगे। तुम्हारा ये छोटा भाई बड़ी ऊंची चीज है, सागर ने फिर जहर उगला। सुनकर विक्रांत भी चिंतित हो उठा। अरे वादी, आज अचानक बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है आपने। नमस्ते जी, धन्यवाद अपनी भाभी को यहाँ लाने के लिए। मीनू ने कोल बैल बजने पर जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने नीलू को देख खिल उठी और उससे मिलते हुए साथ में प्रशांत को देखकर उसका नटखट अंदाज भी चुप न रह सका। हम तो जी आदेश के पाबंद हैं, भाभी ने कहा आपके पास चलने को, तो ऐसा मौका हम कैसे छोड़ सकते थे। प्रशांत ने भी बड़ी अदा से छाती पर हाथ रखते हुए सर झुकाकर मुस्कुराकर जवाब दिया।
उसे भी मीनू का नटखटपना बहुत अच्छा लगने लगा था। अच्छा भाभी मैं चलूं, भाई दुकान पर इंतजार कर रहे होंगे। चाय पानी से फारिग होकर प्रशांत ने उठते हुए कहा, अरे नहीं थोड़ा रुको, पापा आ रहे होंगे, उनसे मिलकर ही जाना। सच तो ये है कि मैं खुद चाहती थी कि तुम्हारे भाई की जगह तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ लाई हूँ ताकि तुम पापा से कोई राय ले सको अपनी पढ़ाई के लिए। ओह थैंक यू भाभी, आपने भाई से बात की मेरी पढ़ाई को लेकर? वो दुकान से छोड़ेंगे तब तो मैं पढ़ सकूंगा। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगी। नीलू के इतना कहते तक में दीपेंद्र जी भी ऑफिस से घर लौटे। अरे लो पापा भी आ गए, वाह ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मिलने चली आई, हम तुम्हें मिस ही कर रहे थे, दीपेंद्र जी बोले। प्रशांत के पैर छूने पर उसे आशीष देते हुए वो बोले, और बरखुरदार क्या हाल चाल है तुम्हारे? पढ़ाई दोबारा शुरू करने पर विचार किया? पापा आज प्रशांत आपसे इसी विषय पर समझने के लिए आए हैं। घर में कोई बड़ा इस विषय पर कुछ गाइडेंस नहीं दे सकता, इसीलिए ही आपसे मिलवाने लाई हूँ। ओह अच्छा, आओ आओ बैठो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखो बेटा, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, और फिर तुम तो मेडिकल लाइन से पढ़ रहे हो, इसे छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन चलो कोई नहीं, जहाँ आँख खुले वहीं सवेरा, ठीक है ना? जी अंकल, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स छोड़ दिए थे, तो अब मेरा साल भी खराब हुआ, और दोबारा से कैसे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। प्रशांत ने चिंतित स्वर में कहा, इसका तो मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन मेरा मित्र मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। हमारा पड़ोसी है मोहित भटनागर, वो रोज़ शाम को एक आध घंटे के लिए यहाँ आकर पढ़ाई में मीनू की हेल्प करा देता है। बस आ ही रहा होगा वो भी, तुम उनसे पता भी कर लेना, वो तुम्हें सही राह भी दिखा देंगे। और रोज़ शाम को यहाँ आ जाया करना, तो उन्हीं से मीनू के साथ साथ तुम भी पढ़ लेना। प्रशांत वापस आया नहीं, मैं कब से दुकान पर उसका इंतजार कर रहा था। इस लड़के को कोई जिम्मेदारी ही नहीं, जब देखो बहाने से नीलू के इर्द गिर्द घूमता रहता है। विक्रांत बेहद गुस्से में था, और घर आकर जब प्रशांत को नहीं देखा तो और ज़्यादा क्रोधित हो उठा और माँ पर ही चिल्लाने लगा। आता ही होगा, कोई काम पड़ गया होगा, इतना गुस्सा मत करो, कोई काम वाम नहीं, सिर्फ आवारागर्दी करनी है उसे। और आप भी समझ लो, ये आपकी बहू के भी लक्षण ठीक नहीं है, आप दोनों को ज़्यादा सहमत दिया करो। तभी प्रशांत घर के अंदर एंटर हुआ तो विक्रांत उसे मारने को हुआ। ये क्या मजाक था? मैंने तुझे सिर्फ छोड़ने जाने के लिए कहा था, आवारा घूमने के लिए नहीं। कितना काम पड़ा है दुकान पर, कोई होश है? प्रशांत ने भाई का थप्पड़ मारने के लिए उठा हाथ थाम लिया। मैं कोई नौकर नहीं हूँ जो आप इस तरह मुझ पर चिल्ला रहे हैं, प्रशांत ने भी गुस्से में जवाब दिया। ये तो तुरंत लौट रहा था, मैंने ही इसे रोक लिया था कि पापा से मिलकर जाए, तो मैं भी साथ ही वापस आ जाऊंगी। नीलू तुरंत बोल पड़ी, हाँ तुम्हें तो मौका चाहिए इसके साथ गप्पे लड़ाने और घूमने का, मुझे सब पता है। क्या पता है आपको? और क्या मतलब है आपका ऐसी बातों का? नीलू ने भी नाराजगी दिखाई। मैंने नहीं कहा था उसको भेजने के लिए, आपने ही भेजा था, गया था तो पापा से मिलवा दिया। आपने तो बड़े भाई होकर भी उसकी पढ़ाई बंद करा दी है। लेकिन अब प्रशांत आगे पढ़ेगा फिर से। पापा के मित्र मोहित अंकल प्रोफेसर हैं, मीनू को पढ़ाने आते हैं। कल से प्रशांत भी शाम को वहाँ पढ़ने जाएगा, दिन भर दुकान में आपका हाथ बटाएगा और रात में अपनी पढ़ाई करेगा। नीलू ने भी फैसला सुनाते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम घर के फैसले लोगी? विक्रांत चिढ़कर बोला, हाँ तो क्या गलत कह रही है? प्रशांत का भविष्य सुधार रही है, और तुम्हें भी क्या फर्क पड़ेगा? दुकान से थोड़ा जल्दी प्रशांत को भेज देना, तुम्हारा भी काम का कोई हर्ज नहीं होगा, कामिनी जी ने कहा। वाह, आप टाइम के बहुत पाबंद है जी। दरवाजा खोलने पर प्रशांत को देखकर मीनू ने कहा, पहले बहुत टाइम खराब कर चुका हूँ ना, इसीलिए अब हर सेकंड की कदर करना सीख रहा हूँ। गुड, अब इस बात पर एक चाय तो बनती है, आप बैठिए मैं लेकर आती हूँ। और हाँ, ये सब आपके लिए नोट्स निकाल कर रखे हैं, अंकल के आने से पहले देख लो, कुछ समझना होगा तो उनसे पूछ सकते हैं आप। मीनू ने टेबल पर करीने से रखे नोट्स के पुलिंदे की ओर इशारा कर दिया। ओह थैंक यू सो मच, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल, प्रशांत खुश होकर बोला। तुम्हें समय पर आया देखकर बहुत खुशी हुई बेटा, बैठो बैठो। आई एम श्योर तुम जल्दी पिकअप कर लोगे अपनी पढ़ाई। जिनके पास कोई सहूलियत नहीं होती
वो भी लगन हो तो शिक्षा के सारे आयाम तय कर लेते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दीपेंद्र जी ऑफिस से लौटे और प्रशांत को घर पर मौजूद और नोट्स पढ़ते देखा तो कहा, हेलो दी, कैसी है आप? मीनू ने रेखा को फोन पर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, क्या हाल है? पापा कैसे है? आज कैसे याद किया तुमने? और वो भी इस वक्त। रेखा जो सोने की तैयारी में थी ने चादर ठीक करते हुए स्पीकर ऑन करके पूछ लिया, पहले ये बताओ, अब तो आप फ्री हो गई है ना अलका दी की शादी के काम से? हाँ, आज तो रिलैक्स फील कर रही हूँ। सचमुच बहुत थकाने वाले दिन गुजरे। गीता भी वापस चली गई है तो बस कल आप डे स्पेंड करने यहाँ आ रही है। मैं नीलू दी को भी फ़ोन करने वाली हूँ, वो भी आ जाएगी। और हाँ, जीजू से भी कहिएगा रात को आपको लेने आएंगे तो डिनर यहीं करके जाएंगे। ओहो, क्या बात है, नीलू मैडम आप आएगी? हम तो खैर आ ही जाएंगे, उनको भी आना ही पड़ेगा, मेरी बात कैसे टालेगी? मीनू हंसते हुए बोली। अच्छा, फ़ोन रख रही हूँ, नीलू दी को भी फ़ोन कर लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात की है मीनू ने, इसी बहाने तुम्हें भी एक दिन का आराम तो मिल पाएगा। आकाश जो वही कमरे में था ने मीनू का फ़ोन स्पीकर पर सुन लिया था। रेखा सचमुच स्वयं को बहुत लकी फील करती थी, जो उसे इतना प्यार करने वाला, उसका इतना ख्याल रखने वाला पति मिला है। वो भी मुस्कुरा दी। हेलो दी, सो तो नहीं रही थी? मीनू ने फ़ोन पर नीलू से पूछा। अरे नहीं, अभी कहाँ, क्या बात है, सब खैरियत है ना? इस वक्त फ़ोन? बस एक ऑर्डर पास हुआ है, आपको नोटिफिकेशन देनी थी कि ऑर्डर पर अमल करना अति आवश्यक है, वरना पेनल्टी लग जाएगी। मीनू ने हंसते हुए कहा। अच्छा, और ये ऑर्डर पास किसने किया है? और ऑर्डर है क्या? नीलू भी मीनू की आवाज़ से समझ गई कोई नई शरारत है, तो वो भी उसी अंदाज में बोली, कल आपकी पेशी है यहाँ डे स्पेंड करने की, और इस ऑर्डर पर पापा ने स्वीकृति दी है। रेखा दी समय पर पहुँच जाएगी, आप भी कल सुबह पहुँच जाना। वहीं पास बैठे दीपेंद्र जी भी मीनू की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। ओके, और अगर ये ऑर्डर ना माना तो क्या पेनल्टी? नीलू ने भी चिढ़ाने के अंदाज में कहा। दीदी, मुझे कुछ नहीं पता, अब आपको आना है। मीनू को लगा कहीं नीलू आने से इनकार ना कर दे। गीता दी नहीं आ रही क्या? नीलू ने पूछा। नहीं, गीता दी नहीं आ सकती, जीजू घर पर रुकते ही कहाँ हैं? ठीक है, मैं इनसे पूछ कर बताती हूँ। अच्छा, तो क्या जीजू मना कर देंगे? अरे नहीं रे, फिर भी बताना तो होगा ना। इनको फ़ोन दो, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ और इनको इनवाइट भी कर लूँगी। कल रात का डिनर वो हमारे साथ ही करेंगे, फिर आपको साथ ले जाएंगे। वो तो अभी दुकान से आए नहीं। अरे, इतनी रात तक वो दुकान पर बैठे रहते हैं? मीनू ने चौंक कर पूछा। नहीं, रोज़ तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जब कभी मंडी से माल आता है तो इसी वक्त आते हैं। उस दिन उनको माल उतरवाने के लिए दुकान पर रुकना पड़ता है। अब लग रही हो सेठानी जैसी। अच्छा, कोई बात नहीं, जीजू से मैं उनकी दुकान पर ही फ़ोन करके बोल देती हूँ, बस आप आ जाना कल सुबह। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, कहकर नीलू ने फ़ोन रख दिया। क्या बात है विक्रांत, इतनी रात तक दुकान खोल कर बैठे हो? सागर अर्जुन के साथ वहाँ से गुजरा तो विक्रांत को दुकान पर देख दोनों उसके पास चले आए। हाँ यार, माल आया है, उसी के लिए रुका हूँ। तभी मीनू का फ़ोन आ गया। हेलो जीजू, मैं मीनू बोल रही हूँ, आप कैसे हैं? बस सब खैरियत है, विक्रांत ने भी अच्छे से जवाब दिया। जीजू, कल नीलू दी को डे स्पेंड करने भेज दीजिएगा, रेखा दी भी आएगी, और कल रात को आपको डिनर हमारे साथ ही करना होगा। तब फिर आप दी को भी ले जाना, आकाश जीजू भी आएंगे तो सब साथ बैठेंगे, आप समय से आ जाना। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा, कहकर विक्रांत ने फ़ोन रख दिया। क्या बात है भाभी, उदास हो रही है? जो तुम्हें फ़ोन कर रही है? अरे नहीं, वो मेरी साली का फ़ोन था, कल रात के डिनर पर आने को कह रही थी। शर्म भरी मुस्कान से विक्रांत ने जवाब दिया। हाँ, तो वो भी तो आधी घरवाली हुई ना, और तुमने हाँ तो नहीं कर दी ना वहाँ जाने की। देख भाई, ये सब इनके तरीके होते हैं, बार बार बहाने से बुलाने के। ऐसे नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, साफ मना कर देना, बोल देना मैं वेला नहीं बैठा, अपना वट बना कर रख।
आपके रात के लिए ये कपड़े निकाल दिए हैं, दुकान से आकर फ्रेश होकर ये पहन कर आना, डिनर पर सब वेट करेंगे। नीलू ने विक्रांत से कहा। मैं खाली नहीं बैठा रहता, जो जब तब उठकर ससुराल जाया करूं, मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है। विक्रांत के दिमाग में सागर की बात गूंज रही थी, तो उसने भी उसी लय में आने से इनकार कर दिया। देखिए, मीनू ने कितने प्यार से आपको इनवाइट किया है, वो भी तो आपका घर है, आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ को भेज दूंगा, उनके साथ आ जाना। कैसी बातें करते हैं, इनवाइट आपका है, माँ की तो तबीयत भी ठीक नहीं, उनको क्यों परेशान करना। वैसे भी मीनू अब शादी के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है ना, इतना अच्छा खाना बनाना सीख गई है। मीनू को खाना बनाते देख किचन में नीलू ने उसे छेड़ने के इरादे से रेखा से कहा। बिल्कुल, पापा से कहते हैं अब इसके लिए भी जल्दी लड़का ढूंढे। दीदी, दोनों मिल गई हो तो मुझे तंग कर रही हो, मीनू लाड से बोली। लो खुद ही बना लो, मैं नहीं बनाती खाना। और पैर पटकती बाहर आकर पापा से लिपट गई। पापा देखो ना, दोनों दी मिलकर मुझे तंग कर रही है, वह लड़ियाते हुए बोली। अच्छा, मैं अभी खबर लेता हूँ दोनों की, देखो मेरी बिटिया को तंग ना करो तुम दोनों। विक्रांत के दिमाग में सागर की कई बातें नहीं निकल रही थी। वह घर तो आ गया, लेकिन ससुराल जाने के नाम से असमंजस में था। तुम अभी तक यहीं हो, इतना लेट हो गया है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे वहाँ, कामिनी जी ने टपटते हुए विक्रांत से कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा, रोज रोज ऐसे ससुराल जाकर अपनी इज्जत कम नहीं करानी मुझे। तुम मेरा खाना निकाल दो, मैं यही खा लूँगा। कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो, तुम्हें खास इनवाइट किया है और तुम अपनी अकड़ दिखा रहे हो, और तुम्हें ससुराल जाने में काहे की शर्म आ रही है। एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे घर सदा के लिए आ सकती है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उसके लिए कभी कभार जाने में भी इतना नाटक कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और सुन, मैंने यहाँ तेरा खाना नहीं बनाया है। दी, आप फोन करके पूछो ना जीजू को कब तक आएंगे, काफी देर हो रही है। मीनू ने घड़ी की ओर देखते हुए नीलू से कहा। नहीं मीनू, उन्हें आना होता तो अब तक में आ चुके होते, वो काम के कारण बहुत व्यस्त रहते हैं, अभी भी कोई काम आ गया होगा। तुम तो खाना लगाओ, हम डिनर शुरू करते हैं, सबको भूख लगी होगी और खाना भी ठंडा हो रहा है। नीलू को सुबह का विक्रांत का इनकार याद आ रहा था। वो जानती थी विक्रांत नहीं आएंगे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बताया था। पहली बार ससुराल खाली हाथ न चल देना, कोई मिठाई वगैरह लेकर जाना। कामिनी जी ने तैयार होकर नीचे उतरे विक्रांत को देखते हुए कहा। जा बेटा, तुमने बहुत देर कर दी है, लाइए मैं कुछ मदद कर देता हूँ। प्रशांत स्टडी से फारिग होकर किचन में आकर मीनू से बोला। अच्छा, आप क्या मदद करेंगे हमारी, आप तो बस खाने में मदद करिए। नीलू मुस्कुराकर बोली। टेबल लगाने में तो ये बंदा हेल्प कर सकता है ना, लाओ क्रोकरी मुझे दो, कहकर प्रशांत ने आगे बढ़कर मीनू के हाथ से क्रोकरी ले ली और जाकर टेबल पर लगाने लगा। तभी कॉल बेल बजी तो नीलू बाहर गेट खोलने गई और उसकी उम्मीद नहीं थी। विक्रांत को सामने खड़ा देख एकदम खुश हो उठी। बोली, आप आ गए, बहुत देर लग गई। नीलू अपनी खुशी छुपाती हुए बोली। हाँ, वो माँ ने कहा था ये मिठाई कुछ लेकर जाने, तो इसी में थोड़ा लेट हो गया, सादगी से विक्रांत बोला। अच्छा, आइए ना भीतर, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, पापा ये आए हैं, नीलू ने वहीं से आवाज़ देकर कहा। अरे आओ आओ बरखुरदार, आप इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने समय निकाला यहाँ आने का, शुक्रिया। सभी ने विक्रांत का गर्मजोशी से स्वागत किया। हल्के फुल्के माहौल में डिनर हुआ। प्रशांत और मीनू डाइनिंग टेबल पर साथ साथ ही बैठे थे और दोनों के बीच शरारतें भी चलती रही। सुनिए, कल रात आपके घर आने से मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू, नीलू ने सुबह तैयार होते हुए विक्रांत से कहा। और सुनो, मैं क्या कह रही थी कि प्रशांत और मीनू की जोड़ी कैसी रहेगी, मुझे तो ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों की पढ़ाई भी एक ही है, तो दोनों की शादी भी हो जाए तो कैसा रहे। बस बस, उस घर से एक ही का आना काफ़ी है, तुम आ गई हो, इस घर में वही बहुत है, अब अपनी बहन को भी यहाँ लाने की जरूरत नहीं,
प्रशांत को अभी अपने पैरों पर खड़ा होने दो, तुम अपनी सोच अपने पास ही रखो। विक्रांत ने रूखा सा जवाब दे दिया। सुनो जी, बच्चे घूम फिर कर वापिस लौट आए हैं, तो क्यों ना हम अलका और शिवम को खाने के लिए घर बुलाए? क्या ख्याल है आपका? कौशल्या सुबह की चाय पीते हुए दीनदयाल जी से बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा बहू की बहन और जीजा को भी इनवाइट कर लो, तो शादी के बाद उनकी भी दावत हो जाएगी। क्यों बेटा, तुम्हारी क्या राय है? दीनदयाल जी ने रेखा से पूछा। अरे वो लोग हमारी स्टैंडर्ड को कहाँ मैच करेंगे, और वैसे भी हमने तो उन्हें अलका की शादी पर भी इनवाइट किया था, लेकिन वो लोग तब भी नहीं आए, तो अब क्या आएंगे? रेखा के कुछ जवाब देने से पहले ही कौशल्या बोल पड़ी। तब भी हमारा फर्ज बनता है नए बिहाई जोड़े की दावत करने की। आखिर बहू की बहन है तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। रेखा बेटा, तुम उनको फ़ोन कर देना, वो आए ना आए उनकी मर्जी। जी पापा जी, मैं फ़ोन कर देती हूँ। बहू, मेरी बेटी और दामाद शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हैं, उनकी शान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एकदम बढ़िया खाना होना चाहिए। और हाँ, खीर जरूर बनाना, मीठे में अलका को बहुत पसंद है। जी मम्मी जी, कहकर रेखा वहाँ से अंदर चली गई। मुझसे नहीं होता ये सब, कभी हमारे बाप के घर खाना खाने चलो, कभी तुम्हारे बाप के घर खाना खाने चलो, कभी तुम्हारी बहन के घर खाना खाने चलो। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन सब में अपना टाइम वेस्ट करूं। नीलू के बताने पर भी कि रेखा दी ने इनवाइट किया है, विक्रांत ने तलखी से जवाब दिया। देखिए, शादी के बाद नए जोड़े की सभी दावत करते ही है। हम लोग तो दी की ननद की शादी में भी शरीक नहीं हुए थे, तो अब उनके ससुराल वाले चाहते हैं उनकी बेटी दामाद के साथ साथ हमारी भी दावत की जाए। ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है। वैसे अगर आपको ये सोचकर कि अलका का रिश्ता आपके लिए आया था, आप वहाँ चलने में कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं दी को मना कर देती हूँ। मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। तो फिर ठीक है, आज तो आप ये कोट पैंट पहनना, आप पर बहुत जचेगा। नीलू ने पैंट कोट का सेट अलमारी से निकालकर बेड पर रख दिया। मुझे आदत नहीं ये सब पहनने की। ठीक है, पहन कर देख लो ना, अच्छा लगा तो बदल लेना, ना अच्छा लगा तो बदल लेना। बड़बड़ाते हुए विक्रांत ने जाकर पैंट कोट पहना। जैसे ही वो खुद को आईने में देखने बाहर आया, प्रशांत की नज़र पड़ गई तो बोल पड़ा, वाह भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये सूट आप पर। विक्रांत ने खुद को देखा तो उसे भी बड़ा अच्छा लगा। देखिए, आप इसमें कितने स्मार्ट लग रहे हैं, बस ऐसे ही नहीं पहनते हो। नीलू ने भी तारीफ की तो विक्रांत मन ही मन खुश हो उठा। नीलू और विक्रांत जब अलका के घर जाएंगे तो क्या होगा? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।